हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म बाय दीपक यादव पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके बच्चों, अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें कंक्लूजन ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल और लिजेंड इनके बिटवीन एक अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, दोनों एक अट्रैक्शन से अटैच रहते हैं और ये अट्रैक्शन जितना ज़्यादा है उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब उतना ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स रहेगा जितना ज़्यादा मेटल और लिजेंड के बिटवीन अट्रैक्शन है। ओके बच्चों, क्योंकि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन है फिर उसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, इसका मतलब वो स्टेबल रहता है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं स्टेबिलिटी का मतलब कि मेटल के साथ में कोई लिजेंड्स हैं, जैसे हमने n लिजेंड्स यहाँ पर सपोज कर लिए हैं, और इसके बाद इसको हम किसी सॉल्यूशन में डिसोसिएट करें, मतलब मेटल आयन को और लिजेंड्स को हम सेपरेट करें, तो जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी इसमें, मतलब जब रिएक्शन बोथ साइड मूव करेगी और जब इसमें इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है तो उस इक्विलिब्रियम की स्टेट में इनमें कितना एसोसिएशन होता है। देखो, अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो इसका डिसोसिएशन होता है और हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका एसोसिएशन हो रहा है। तो अगर स्टेबल कॉम्प्लेक्स हुआ तो उसमें एसोसिएशन ज़्यादा होता है। तो हम एसोसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अगर वो वैल्यू ज़्यादा आती है एसोसिएशन की तो इसका मतलब वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स रहता है। ओके बच्चों, वो कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा। तो याद रखो, स्टेबिलिटी का मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम की स्टेट है, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ एसोसिएशन कि कितना इनका एसोसिएशन होता है इज नोन एज स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा कॉम्प्लेक्स। ओके बच्चों, ठीक है। तो हम अट्रैक्शन की जब बात करेंगे तो अट्रैक्शन जितना ज़्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही हाई है। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ कॉपर 2+ आयन, ये कोई मेटल आयन है और इसके साथ सपोज करो कि 4 अमाइन ग्रुप है, 4 लिजेंड है। इनको जब हमने अटैच किया तो एक कॉम्प्लेक्स बनाया CuNH3 का होल 4 और 2+, ये कोई कॉम्प्लेक्स बना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर तुमने देखा कि मेटल और लिजेंड मिलकर के इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स का। तो इसको हम इसके लिए जो कैलकुलेट करेंगे उसको हम फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट। या फिर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट इसको बोल देते हैं। तो हम इसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर फॉर्मेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। स्टेबिलिटी कांस्टेंट को Ks से या फिर बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है तो या तो उसको Ks से या फिर बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे ही इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यह आ जाएगा CuNH3 का होल 2+ अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट है कॉपर 2+ आयन और अमाइन, और नंबर ऑफ मोल चले जाएंगे पावर में। तो ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है Ks। ओके बच्चों, अगर इसके हम रिवर्स प्रोसेस की बात करें, रिवर्स प्रोसेस का मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, इसको अगर हम सेपरेट करते हैं, इसका डिसोसिएशन करते हैं, कॉपर 2+ आयन और 4 अमाइन ग्रुप को यहाँ अलग अलग कर देते हैं, तो अब जो हम कैलकुलेट करेंगे उसको बोलते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्योंकि स्टेबिलिटी के ऑपोजिट है। तो इसको हम इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ओके बच्चों, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम Ki से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये स्टेबिलिटी को के ऑपोजिट होता है, इसलिए हम इसको इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट से बोलते हैं, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसका डिसोसिएशन हुआ है तो इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम Ki से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम इसके लिए Ki कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ कॉपर 2+ आयन और एक्टिव मास ऑफ NH3 का होल 4 अपॉन
एक्टिव मास ऑफ CuNH3 का होल 4 और चार्ज आएगा 2+। ये इसके लिए इनस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। ओके, एक नोट पॉइंट है बच्चों, ये याद रखें कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट के रेसिप्रोकल होता है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट के या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट के का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होगा। स्टेबिलिटी कांस्टेंट इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। ओके बच्चों, इसको हम सिंपली एक कॉमन रिएक्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की ही ज़्यादा बात करेंगे। और स्टेबिलिटी कांस्टेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं तो इसको हम एक कॉमन रिएक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज करो अपने पास कोई मेटल है और उस मेटल के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, उस चार्ज को हमने N+ मान लिया है, उस चार्ज का नंबर N ले लिया है। ओके, यहाँ हमने इसके बाद कोई लिजेंड्स लिए हैं और लिजेंड्स के नंबर हमने N लिए हैं। इस चार्ज को हम A+ सपोज कर लेते हैं क्योंकि ये नंबर हो गया N। ओके, और इस लिजेंड का चार्ज मान लो कि हमने ले लिया है B-। ठीक है, क्योंकि लिजेंड्स ऑलमोस्ट नेगेटिवली है, न्यूट्रल भी होते हैं लेकिन नेगेटिवली चार्ज हमने कोई लिजेंड लिया है और इनसे मिलाकर के हमने कोई कॉम्प्लेक्स बनाया है ML, उसके नंबर हैं N, और इन दोनों का एक रिजल्टेंट चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल हो सकता है। तो मान लें कि यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये C- चार्ज आया है। ठीक है, इस बात को समझें कि एक मेटल है, उसने N नंबर ऑफ लिजेंड से आपस में बॉन्डिंग की है, तो लिजेंड्स के नंबर हो गए N, और इनका चार्ज है जब वो अटैच होता है तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज आता है। ठीक है, मेटल और लिजेंड का चार्ज जब अटैच होता है आपस में तो उससे जो उसका रिजल्टेंट चार्ज आता है वो कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, तो उसको हमने नेगेटिव सपोज कर लिया। ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट नेगेटिव आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है, उसको हमने नेगेटिव सपोज कर लिया और उसकी वैल्यू को C माना है। ओके, अब मैं जब इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करूंगा तो बीटा कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका एक्टिव मास आ जाएगा अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो लिजेंड है यहाँ पर और इनका चार्ज है B- और नंबर है N। ओके बच्चों, ये एक बात समझें कि यहाँ जो बीटा है उसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो बोलते हैं या फिर फॉर्मेशन कांस्टेंट तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मेटल के साथ सारे लिजेंड एक साथ अटैच हो गए हैं, इसलिए हम इसको ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी एक साथ अटैच हो गए हैं, सारे लिजेंड्स यहाँ पर इस स्टेप में एक साथ अटैच हो रहे हैं। अगर ये लिजेंड्स सपोज करो ये 3 लिजेंड्स हैं, जैसे इस वाली रिएक्शन से समझें कि कॉपर के साथ में 4 लिजेंड्स हैं, तो पहले एक अमाइन ग्रुप अटैक करेगा, फिर दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये स्टेप टू स्टेप अगर अटैक करें तो फिर उसको हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। फिर उसको हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि ये पूरा प्रोसेस सपोज करो 4 स्टेप में होता है या n स्टेप में होता है, 4 स्टेप या फिर n स्टेप में होता है, क्योंकि n लिजेंड्स ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर 4 लिजेंड्स हैं तो 4 स्टेप में हो जाएंगे, और अगर n लिजेंड्स हैं तो ये n स्टेप में होंगे। तो फर्स्ट स्टेप के लिए जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएगा उसको हम K1 बोलते हैं, सेकंड के लिए आएगा K2, थर्ड के लिए आएगा K3, फोर्थ के लिए आएगा K4, और n स्टेप के लिए, nth स्टेप के लिए आ जाएगा Kn। तो बच्चों, जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो इन सब के मल्टीप्लाई के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एक कंक्लूजन है कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स। ये जो स्टेप वाइज अलग अलग स्टेप में जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएंगे उन सब के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये तो बात होगी यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो स्टेबिलिटी रहती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं।
कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे स्टेबिलिटी को? तो इसके बाद टॉपिक हम लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है बच्चों, एक बात समझो कि यहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल और लिगेंड आपस में अटैच हैं और उससे जो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है तो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे उसकी स्टेबिलिटी को? तो ये तो नेचुरल है कि ऑलमोस्ट यहां पर जो फैक्टर होंगे वो या तो मेटल से रिलेटेड होंगे या फिर लिगेंड से रिलेटेड होंगे। तो टोटल फैक्टर की अगर हम बात करें तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो मेटल से रिलेटेड हैं और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो लिगेंड से रिलेटेड हैं। ओके, मेटल से रिलेटेड जो फैक्टर है बच्चों वो फर्स्ट है चार्ज ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन का चार्ज बच्चों, मेटल आयन का चार्ज जितना ज़्यादा है उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो एज द इंक्रीजिंग ऑफ चार्ज ऑफ मेटल आयन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। सेकंड है बच्चों रेडियस ऑफ मेटल आयन। ठीक है, रेडियस ऑफ मेटल आयन। बच्चों ध्यान दें कि मेटल आयन की रेडियस जितनी कम होगी, जितनी डिक्रीज होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होती है। क्योंकि छोटी रेडियस के अगर मेटल हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, उससे स्टेबिलिटी हाई हो जाती है। तो रेडियस जितनी ज़्यादा है स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट इसको लेके चलें कि डाइवेलेंट एटम्स की बात अगर हम करें, डाइवेलेंट एटम्स की, वो भी हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। तो डाइवेलेंट एटम्स अगर हैं मतलब जिनके ऊपर +2 चार्ज है, डाइवेलेंट एटम वो भी 3D सीरीज के डेवलप में 3D सीरीज के। ठीक है, जैसे कि मैग्नीज आता है, फिर आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर और जिंक है। डाइवेलेंट इनका मतलब इनके ऊपर 2+ चार्ज है। ठीक है, 2+ चार्ज है। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्योंकि जैसे जैसे रेडियस डिक्रीज होती है स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इस ऑर्डर को बच्चों हम नेचुरल ऑर्डर बोलते हैं। इस ऑर्डर को या तो हम नेचुरल ऑर्डर बोलते हैं या फिर इरविंग विलियम्स ऑर्डर भी बोलते हैं। या तो इसको हम नेचुरल ऑर्डर बोलते हैं या फिर इरविंग विलियम्स ऑर्डर बोलते हैं। ओके, तो रेडियस जैसे जैसे डिक्रीज होती है स्टेबिलिटी वैसे वैसे इंक्रीज होती है। जैसे 3D सीरीज की यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें, क्योंकि फर्स्ट हो गया चार्ज ऑफ मेटल आयन। अब जैसे Fe की बात करें तो Fe पर कहीं +3 चार्ज है या Fe पर कहीं 2+ चार्ज है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल रहेगा? 3+ वाले में, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता है स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल कॉमन है, मेटल अगर कॉमन है तो जितना ज़्यादा चार्ज हो उतना ज़्यादा स्टेबल है और जितना चार्ज कम है उतना ही लेस स्टेबल है। ओके, लेकिन अगर चार्ज सेम है तो फिर रेडियस से डिसाइड करेंगे। रेडियस डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। जैसे ये ऑर्डर आया है 3D सीरीज के लिए डाइवेलेंट, इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल ऑर्डर, या फिर इसको हम इरविंग विलियम्स ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, इरविंग और विलियम्स ने इसको डिसाइड किया तो इसलिए इसको हम इरविंग विलियम्स ऑर्डर भी बोलते हैं। इसके बाद बच्चों हम लिगेंड से रिलेटेड फैक्टर की बात करते हैं। 2 फैक्टर टोटल हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हमें लिखने हैं तो ये थर्ड साथ में लिखने पड़ेंगे सारे। ठीक है ना, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग में फर्स्ट लिख देंगे चार्ज ऑफ मेटल आयन, ये तो समझने के लिए बोल रहे हैं हम। सेकंड रेडियस ऑफ मेटल आयन। थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पर लिगेंड्स, तो यहाँ पर लिगेंड्स में बात करें तो फर्स्ट आ जाएगा बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड्स। बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड्स बच्चों एक बात समझो, बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड्स, क्योंकि हम जानते हैं जो लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, और लिवाइस के अकॉर्डिंग जो लोन पे डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस। तो अगर किसी लिजेंड में बेसिक नेचर ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा बच्चों कैसा रहेगा, स्टेबल। ओके, तो अगर हम कंपेयर करें बेसिक नेचर में तो कोई लिजेंड ज़्यादा बेसिक नेचर शो करता है, मतलब बेसिक नेचर का अगर ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी। ओके, तो एज द इंक्रीजिंग ऑफ बेसिक नेचर ऑफ लिजेंड्स स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ओके बच्चों, ठीक है। सेकेंड अगर हम पॉइंट की बात करें, ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हम जैसे बेसिक नेचर में एक लिजेंड का एग्जाम्पल भी मैं बता दूँ तुम्हें कि जैसे Cu है और उसके साथ सपोज करो कि 4NH3 है और यहाँ हम 2+ ले लेते हैं। एक तो ये कॉम्प्लेक्स है, सेकंड कॉम्प्लेक्स हम ले लें कि Cu के साथ में Cn है और Cn में यहाँ 2- चार्ज है। ओके बच्चों, देखो यहाँ एक बात समझना कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में अगर हमें कंपेयर करना है स्टेबिलिटी को लेकर के कि कौन सा स्टेबल है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि मेटल तो सेम हो गया, मेटल तो बच्चों सेम हो गया। ओके, और मेटल का चार्ज भी सेम आया है, कैलकुलेट करके देख लेना कि दोनों का चार्ज 2+ आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो लिजेंड न्यूट्रल है तो इसका चार्ज यही है, यहाँ लिजेंड नेगेटिवली चार्ज है तो इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो 2+। तो दोनों मेटल भी सेम है, इसलिए मेटल का चार्ज भी सेम है और उसकी रेडियस सब सेम आएगी, मतलब मेटल वाला फैक्टर यहाँ पर ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। अब हम चले जाएंगे लिजेंड के ऊपर और लिजेंड में बेसिक नेचर को चेक करते हैं। बच्चों बेसिक नेचर की अगर हम बात करें तो बेसिक नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि पिछली क्लास में मैंने तुम्हें समझाया ट्रिक्स है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो लास्ट में आता है CO, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग लिजेंड है और स्ट्रॉन्ग लिजेंड में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो अगर अमाइन को और CN को अगर हम ट्रिक में ढूंढें तो CN बाद में आएगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर तुम्हें, उसके लिए तुम्हें वो ट्रिक देखनी पड़ेगी। तो CN बाद में आएगा, इसका मतलब CN जो है उसमें डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। NH3 और CN में CN स्ट्रॉन्ग लिजेंड है, स्ट्रॉन्ग लिजेंड मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी बेसिक नेचर ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ये CN वाला कॉम्प्लेक्स है, साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल कंपेयर टू अमाइन कॉम्प्लेक्स। ओके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, इसका सेकंड पॉइंट मतलब ओवरऑल हम फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ पॉइंट में ये समझें कि जैसे हम लिजेंड के चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज ऑफ लिजेंड्स, ठीक है, इसको सिंपली समझ रहे हैं कि लिजेंड का चार्ज जितना ज़्यादा है फिर वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। ओके, क्योंकि अगर हम लिजेंड को कंपेयर करें तो लिजेंड पर चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर है? तो कुछ ऐसा ही है। तो बेसिक नेचर ऑफ लिजेंड्स, ठीक है, यहाँ पर चार्ज ऑफ लिजेंड, तो लिजेंड का चार्ज जितना ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज है, जितना मोर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ओके, ठीक है। कुछ फैक्टर और हैं इसके, कुछ फैक्टर और हैं तो उनको यहाँ समझ लेते हैं। 2 फैक्टर और हैं, वो इसलिए मैं इसको साफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि फिर एक बार हम यहाँ इसको थोड़ा सा रिवाइज और कर लेंगे 2 मिनट में, ठीक है। तो ABCDEF, ओके, टोटल 6 फैक्टर हो जाएंगे। तो E नंबर पर जो आता है वो है चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट बच्चों, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ में कोई चिलेट लिजेंड हो, ठीक है, अब ये क्या होते हैं इस चैप्टर में पढ़ चुके हो तुम। अगर मेटल के साथ में कोई चिलेट लिजेंड हो, ठीक है, चिलेट लिजेंड का मतलब समझते हो ना कि मेटल के साथ में कोई ऐसा लिजेंड हो जो बोथ साइड बॉन्डिंग करता हो और एक रिंग का फॉर्मेशन करता हो, ठीक है ना। तो चिलेट लिजेंड जो ऐसे लिजेंड जो मेटल के साथ में रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना यहाँ पर कि 3 और 4 मेंबर्ड रिंग की बजाय हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे किसको, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये वाले लेस स्टेबल रहते हैं। ओके, तो चिलेट लिजेंड
वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं, जिनको चिलेट कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, इस इफेक्ट को चिलेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, चिलेट इफेक्ट भी बोलते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल हैं कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CO और CO के साथ 3NH3 ले लूँ और 3H2O ले लूँ, ठीक है, और 3+। एक कॉम्प्लेक्स ये है और सेकंड कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ CO और उसके साथ EN3 और ये मान लो कि 3+ है, ठीक है बच्चों। ओके, अगर इन दोनों में हमें स्टेबल कॉम्प्लेक्स को देखना है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? चिलेट लिगेंड वाला, क्योंकि EN जो है वो डाइडेंटेट लिगेंड है और बाइडेंटेट लिगेंड हैं वो रिंग बनाते हैं, ठीक है, रिंग बनाएंगे तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। और ये सिंपल लिगेंड्स हैं, मोनोडेंटेट हैं, सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, तो इसमें चिलेशन इफेक्ट है, इसमें चिलेट इफेक्ट है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। ओके बच्चों, ठीक है। लास्ट जो इफेक्ट है उसको हम मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट बोलते हैं, इसको बच्चों हम मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको समझो कि अगर कहीं ऐसा हुआ कि मेटल के साथ में कोई ऐसा लिगेंड है जो पॉलीडेंटेट है, ऐसा है जो पॉलीडेंटेट है, ठीक है, मतलब ऐसा लिगेंड जो मेटल के साथ में अटैच हो और एक से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा हो, ठीक है। ओनली जैसे चिलेशन में तो फिर भी 2 ही बनेंगे, यहाँ पर 2 से ज़्यादा, पॉलीडेंटेट जैसे टेट्राडेंटेट है, पेंटाडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है, तो ऐसा कोई लिगेंड जो एक साथ ज़्यादा बॉन्ड बना रहा हो, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात लगेगी, रिंग बनेगी लेकिन 5 और 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ऐसा कोई लिगेंड जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना करके रिंग बना रहा हो, एक से ज़्यादा बॉन्ड से अटैच हो, जैसे EDTA 4- है, हेक्साडेंटेट होता है, तो ऐसे कोई लिगेंड हैं अगर वो अटैच होते हैं कहीं पर तो वो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट होता है, ठीक है। मतलब उसमें जो रिंग बनती हैं वो एक से ज़्यादा बनती हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर 3 डोनर एटम है तो एक रिंग तो इधर बन जाएगी और एक रिंग इधर बनेगी, तो मैक्रोसाइक्लिक मतलब एक से ज़्यादा रिंग बनती हैं एक साथ। देखो रिंग बनी थी इसलिए चिलेट इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, अब एक से ज़्यादा रिंग बनेगी तो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट जो है और ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को, ठीक है। तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है, कोई भी सिचुएशन ऐसे आती है कि पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर अटैच्ड बाय मोर देन 1 डोनर एटम टू फॉर्म 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, सच कंपाउंड्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। ऐसे कंपाउंड्स हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ओके बच्चों, तो आज की इस क्लास में हमने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को पढ़ा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।